नाज़रीन, एक तरफ इंतजार यह है कि ईरान क्या रिस्पांस देगा और 800 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स उन्होंने फायर किए, लेकिन असल जवाब जो है वो अभी उनका आना है, क्योंकि इजराइल की जानब से तारीख का सबसे बड़ा हमला जो वो ईरान पर किया गया है। ये इराक वॉर के बाद सबसे बड़ा अटैक है जो ईरान के ऊपर हुआ है। तो एक तरफ तो यह बात चल रही थी कि अब अटैक ईरान ने करना है, लेकिन नाज़रीन बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इजराइल ने एक बार फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। इजराइल की जानब से ईरान के ऊपर हमलों की एक नई लहर का आगाज कर दिया गया है, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स, उनके एयरपोर्ट्स, उनके डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है वो निशाना बन रही हैं, उनके ऊपर धमाके सुनाई दे रहे हैं। ईरान के कोने कोने के अंदर इस वक्त धमाके जब सुनाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और आप जरा अंदाजा करें कि ईरानियन टेरिटरी, उसके ऊपर एक स्ट्राइक भी करना एक वक्त में बिग डील हुआ करती थी और ये बहुत बड़ी डेटरेंस होती थी। और इराक वॉर के बाद ईरान ने ये पॉलिसी बनाई कि ईरानियन टेरिटरी के अंदर कभी वो जंग को नहीं फैलने देंगे। ये इराक वॉर जो हुई थी, उसके बाद इराक और ईरान की जो जंग हुई थी, तो कोई भी एक भी स्ट्राइक ईरान की टेरिटरी के ऊपर नहीं हो सकी। कुछ महीना पहले जो एक कशीदगी हुई थी ईरान और इजराइल के दरमियान, तो वो पहली बार था कि इजराइल ने ईरान को निशाना बनाया था, और वो भी एक छोटा सा हमला था। तो ईरान की टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक करना ये तो बहुत बड़ी बात थी, और फॉर द डेकेड्स किसी में ये जरूरत नहीं हुई कि वो ईरान की टेरिटरी के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन आज आप देखिए, आज तो ईरान का कोना कोना जो है वो धमाकों से गूंज रहा है, और उनकी रेड लाइंस, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, और सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं बल्कि कई फैसिलिटीज को अटैक किया गया है। और अभी नए इस लहर के अंदर वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो पहले निशाना बनी थी, उनको दोबारा भी अटैक कर दिया गया, जिसमें नतांज की सबसे अहम तरीन एक न्यूक्लियर साइट है, उसको एक बार फिर इजराइल की जानिब से निशाना बना दिया गया। और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ईरान को भी शाम बना दिया गया है, ईरान को भी लेबनान और गजा और यमन की तरह, यानी जैसे लेबनान में जगह जगह पर बमबारी इजराइल कर रहा था, जैसे शाम के अंदर उसने बमबारी की है, तो अब ईरान के अंदर भी इजराइल उसी नौयत की जो है वो बमबारी कर रहा है, और बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज हो रही है। नाज़रीन, दर्जनों ईरान के जो टॉप लेवल के कमांडर्स हैं, उनकी शहादत की रिपोर्ट सामने आ रही है, और ये भी बिल्कुल वही सिनेरियो है जैसे हिजबुल्लाह की लीडरशिप को विद इन आप कह लें कि डेज, 24-48 घंटों के अंदर उन्होंने दर्जनों हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं उनको शहीद कर दिया था। तो यहां पर भी बिल्कुल यही सूरत हाल बनी है ईरान के अंदर भी, और चंद घंटों के अंदर ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो शहीद हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी है। लेकिन इसको आप इस अंदाज से देख सकते हैं कि ईरान एक एरोगेंट और ब्रूटल और बारबैरिक फोर्स के सामने झुका नहीं, अल्टीमेटली वो खड़ा रहा, और अब भी बहरहाल उसने ये जंग लड़नी है। तो असल में इसको देखने की जरूरत इस अंदाज में है कि किस तरह से एक और इस्लामी मुल्क पर हमला कर दिया गया है। इसको देखने का असल नजरिया और असल एंगल यही है कि एक और इस्लामी मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया गया है, और आप देखिए किस तरह पूरे प्रोपेगेंडे के साथ अटैक किया गया है। यानी इस अटैक करने का नैरेटिव भी उनके पास है। जैसे इराक पर हमला हुआ तो जिम्मेदार सद्दाम हुसैन था, शाम पर हमला हुआ तो जो है वो जिम्मेदार जब बशार असद था, और लिबिया पर हमला हुआ तो जो कसूरवार है वो मुअम्मर कज़ाफी था, और अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो कसूरवार तालिबान थे, और जनरेशन तबाह हो गई, और मिलियन के करीब जो है वो कैजुअलिटीज हुई इन वॉर ऑन टेरर के बाद। और उस वॉर ऑन टेरर में ईरान के ऊपर उन्होंने हमला करना था जो नहीं हो सका। आज एक और इस्लामी मुल्क, और अब आप देखिए हम किस दुनिया के अंदर रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें एक मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया गया है बारबैरिक तरीके से, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको बस अपनी ताकत के साथ रोकना। और एक बार फिर इस हमले ने साबित किया है कि इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, इसमें सर्वाइवल का एक ही तरीका है, और वो यह है कि आपके पास न्यूक्लियर होना चाहिए। अगर आपने कोई भी गलती की, जैसे मुअम्मर कज़ाफी ने की, इन अ गुड फेथ ऑन द नेम ऑफ पीस, उन्होंने, सब मिडिल ईस्ट के लोग भी कह रहे थे, ममालिक कह रहे थे, और सब अमन अमन, तो मुअम्मर कज़ाफी के साथ क्या हुआ, और ईरान ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाया इन अ गुड फेथ। अरब्स कहते थे जी ईरान ने बनाया तो हम बनाएंगे, ईरान तो वैसा ईरान फलाना है। इजराइल का बनने दिया गया, इजराइल ताकत हासिल करता गया, इनको कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन ईरान को इन्होंने रोक के रखा। तो एक बार फिर इस हमले ने साबित किया, और दुनिया में ये न्यूक्लियर रेस लगेगी। आप देखेंगे ये जो इजराइल को पहले जेनोसाइड की इजाजत और फिर ये जो रैकलेस अटैक्स करने की इजाजत दी गई है, इससे दुनिया में आर्म्स रेस भी बढ़ेगी, इसमें न्यूक्लियर रेस भी बढ़ेगी। बहुत सारे मालिक जो है वो न्यूक्लियर बनाएंगे। और क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया है, ये देखना है। अगर नहीं हुआ तो वो फौरी तौर पर न्यूक्लियर बनाने की तरफ जा रहे हैं। डजन ऑफ कमांडर शहीद हो गए हैं। ईरान के जो आर्मी चीफ है उनकी बेटी भी इस हमले के अंदर शहीद हो गई है, और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस फोर्स के साथ, किस शैतानी ताकतों के साथ पाला पड़ा है। ये कितने बारबैरिक हैं, ये असैसिनेशंस करते हैं।
दुनिया में कोई भी इस तरह से असैसिनेशंस नहीं करता जिस तरह से इजराइल करता है। फिलिस्तीनियों के असैसिनेशंस, लेबनीज के असैसिनेशंस, सीरियंस के असैसिनेशन, यमनीज वहां पर ये कामयाब नहीं हो सके, और इरानियंस के असैसिनेशन। तो ये बहुत ही बारबैरिक फोर्स है जिसका पाला पड़ा है। और ईरान जो है वो जाहिर बात है ईरानियन कौम के ऊपर इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। ऑलरेडी उन्होंने सैंक्शंस और बहुत कुछ भुगता है, लेकिन अब बकायदा उनके ऊपर फुल स्केल जंग जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त ईरान का कोई टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो नहीं बचा है, उन सबको भी असैसिनेट कर दिया गया। यही एक फोर्स है जो दुनिया में साइंटिस्ट को भी असैसिनेट करती है। अच्छा, इजराइल जो है वो पूरी तरह से पेनिट्रेट कर गया है ईरानियन एयर डिफेंस को। जो पहला हमला हुआ है उसके बाद इजराइल को और कॉन्फिडेंस हुआ है, ठीक है ना, यानी वो ईरान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने जंगी तारे भेजे और उन्होंने अटैक किया, और कोई भी एयर डिफेंस रोक नहीं सका, ठीक है। तो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ है, इसलिए अब वो दोबारा, यानी ये बिल्कुल वो इराक वाला सिनेरियो है जब इराक के ऊपर हमला हो रहा था, और उससे पहले जो सिनेरियो बना हुआ था कि इराक की जो एयर स्पेस है उसको डोमिनेट कर लिया था अमेरिकन ने, ठीक है। और आजकल जैसे आप देखते हैं कि जो लेबनान की एयर स्पेस है उस पर किसका कंट्रोल है? इजराइल का। सीरिया की जो एयर स्पेस है उसमें टर्किश जहाजों ने भी अगर दाखिल होना हो तो इजराइल से पूछते हैं पहले। तो सीरिया की एयर स्पेस पर भी इजराइल का कंट्रोल है। तो यहां पर एक खुली जंग छिड़ गई है ईरान। देखिए बात क्या है कि जंगें जो हैं वो अब ये क्या इराक जैसी या अफगानिस्तान जैसी वो जंग होगी जो कई साल चलेगी, या फिर ये वो जंग होगी जो चंद दिन चलेगी, जैसे अरब इजराइल वॉर हुई थी, चंद दिन की हुई थी। तो ये टाइम तय करेगा कि कितनी लंबी ये जंग होगी। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, जब दोबारा से इजराइल ने हमला कर दिया है, तो इससे ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि ईरान और इजराइल के दरमियान खुली जंग का आगाज हो गया है। बिल्कुल जैसे अरब इजराइल वॉर हुई थी, तो ईरान इजराइल वॉर बिल्कुल फुल स्केल सतह के ऊपर शुरू हो गई है। इसमें भी स्टेजेस हैं, वो आगे से आगे मामला बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसको हम फुल स्केल वॉर, जिसमें ईरान की जगह जगह वहां पर जो उनकी साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर साइट्स को, मिलिट्री बेसेस, एयरपोर्ट्स के ऊपर। अभी जो नया अटैक हुआ है उसके अंदर जब वो एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, तो पहले हमले के बाद इजराइल को और कॉन्फिडेंस मिला है, और अब वो ईरानियन एयर स्पेस के अंदर उसके जहाज घूम रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। मुकम्मल जो एयर डोमिनेंस है वो इस वक्त इजराइल को हासिल हो गई। ये बड़ी खतरनाक बात है कि ईरानियन एयर स्पेस में अब फ्रीली जो इजरायली जहाज है वो जा सकते हैं। और अगर आप नोट करें, लेबनान कंट्रोल इनका, शाम कंट्रोल इनका, इराक अमेरिका बैठा हुआ है, और अब ईरान। ये तमाम जो एयर स्पेस है, और बाकी तो जो गल्फ कंट्रीज हैं, बाकी तो किसी की कोई सलाहियत नहीं है और ना कोई उसका कोई मामला है कि वो कोई इजराइल को कन्फ्रंट करेगा। तो देखिए ये एक ऐसी जंग है जिसमें ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, जिसमें ईरान जितनी कमजोरी दिखाएगा वो और डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। अभी जो नाज़रीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ट्रंप से स्टेटमेंट आई है, और ट्रंप ने जो बातें की है उसमें यह कहा गया है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और जो पहले ट्रंप कह रहा था कि हम तो इसमें हैं ही नहीं, और तो ट्रंप ने बाकायदा स्टेजेस बताई हैं कि आगे ईरान के साथ क्या होने जा रहा है। ईरान को उसने कहा कि टुकड़े, मतलब उसने इनडायरेक्टली ये किया है कि इसको कई हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसने कहा कि सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा ईरान का, और उसने कहा कि ईरान जो है वो सरेंडर करे, ठीक है। और इसमें भी उसने पीस का नारा लगाया है। अब ये भी बहरहाल आप देखेंगे हम किस दुनिया में रहते हैं, उसने पीस की बात की है। ट्रंप ने जंग छिड़वाकर और जंग को मजीद बढ़ाकर कह रहा है कि पीस करने के लिए जरूरी है कि ईरान जो है सरेंडर करे, वरना हमारा इसमें कसूर नहीं, हम तो मौका दे रहे हैं। तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस है? सरेंडर हो नहीं सकता, ठीक है। सरेंडर से क्या होगा? ये रिजीम जाएगी, फिर भी ईरान को कई हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, मोर ब्रूटल फोर्स इजराइल इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सारे आप पैरालाइज कर दिया जाएगा ईरान को। ये है सरेंडर। दूसरी तरफ उसने जवाब देना है, और ताकत यह, यानी कि एक ऐसी ताकत जिसमें इजराइल को डिस्ट्रॉय किया जाए मुकम्मल तौर पर, और अमेरिका को इस रीजन को लीव करना पड़े, ऐसी ताकत क्या ईरान के पास वो है? क्या ईरान ऐसी ताकत इस्तेमाल कर सकता है? तो ये बहरहाल यहां पर मामला, यानी बड़ा मुश्किल वक्त है ईरानियन कौम के लिए, और बड़ी बड़ी ट्रिकी और कम्प्लेक्स और अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, और सिर्फ इसको इसी एंगल से देखें, इस एंगल से ना देखें कि अच्छा उनका एयर डिफेंस क्या कर सका है। और भाई मतलब क्या ईरान सरेंडर कर देता? भाई वो लड़ा है, उसकी जितनी उधर इजराइल है, पीछे पूरा वेस्ट है, अमेरिका खड़ा है, तो इधर तो एक ईरान है, हमेशा से लड़ रहा है। तो इसको इस एंगल से ना देखेंगे अच्छा भाई उनकी इंटेलिजेंस किधर गई, अच्छा उनका एयर डिफेंस किधर गया। इसको इस एंगल से देखें कि ईरानियन कौम जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुई और जो पहले दिन से अमन की बात करते रहे, उस कौम के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत की गई। इसको सिर्फ इस एंगल से देखें, वगरना इराक में भी यही हुआ, कसूरवार इराकियों को बनाया गया, शाम में भी यही हुआ, कसूरवार शामियों को बनाया गया, लेबनान में भी यही हुआ, यमन में, लिबिया में, सूडान में, सोमालिया में, हर जगह पर यही होता है, अफगानिस्तान में।
तो सही एंगल से देखने की चीजों को जरूरत है। और आप जरा ट्रंप की देखें कि इसने पीस का नारा लगाया है, और पीस का नारा लगाकर इसने 5वें महीने में ही वो जंग छेड़ दी जो 5 दहाइयां नहीं हो सकी। कोई जो अमेरिकन लीडर है वो ये जंग नहीं छेड़ सका जो इस वक्त ट्रंप ने बहरहाल छेड़ दी है। तो जंगें ही जंगें हैं। हम ये ट्रंप के आने के फौरी बाद हम ये बात कर रहे थे, और 90% हमें यही लगता था कि जंगें ही जंगें हैं, लेकिन 10% था एक होप, या एक बंदा कहता है कि भाई जब तक हो नहीं जाता। तो अब वो वाज़ेह हो गया कि ना सिर्फ ईरान की जंग बल्कि इसमें से कई जंगें, और ये जनूबी एशिया और ये भी दूर नहीं है, यानी कि ये क्राइसिस यहां तक फैलेगा। ये क्राइसिस जो वो हर तरफ फैलने जा रहा है। अच्छा, ईरान में मुजाहरे भी हो रहे हैं, और बहुत बड़ा हमला ईरानी सदर की अभी स्पीच भी हुई है। इजरायली जो एयरपोर्ट है वो खाली करवाए जा रहे हैं। नेतन्याहू का जो प्लेन है वो शिफ्ट कर दिया गया है, इजराइल से उसको निकाल दिया गया है, और ग्रीस जो है वहां पर जो ट्रंप का जहाज है उसको शिफ्ट किया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल क्या बन गई है? एक तो मिनटों में सूरत हाल तब्दील हो रही है, और खुली जंग का आगाज हो चुका है, और सिनेरियो ये था कि ईरान ने जवाब देना है, लेकिन इजराइल की तरफ से फिर हमला कर दिया गया, जिसके साथ एक नई रियलिटी हमारे सामने खुल गई है। मतलब एक और हकीकत खुल गई है, और वो ये है कि इसका मतलब ईरान कुछ करे या ना करे, इजराइल का हमला सिर्फ एक हमला नहीं है, इजराइल आगे बढ़ता चला जाएगा। और यही बात ट्रंप ने फिर खुलकर की है कि आगे मजीद स्टेजेस आ रही हैं, और ट्रंप ने कहा कि वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्टेजेस हैं। यानी ईरान का जवाब आएगा नहीं आएगा। इजराइल का हमला सिर्फ एक हमला नहीं है, वो न्यूक्लियर साइट्स को, वो इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो एक एक चीज को तबाह करने जा रहे हैं। यानी हमले अब होते रहेंगे, चंद घंटों के बाद हमला होगा। बिल्कुल जैसे लेबनान के ऊपर बमबारी हुई थी, तो वो तो एक साउथ के सारा मामला था, लेकिन अब ये पूरे ईरान के अंदर, यानी उनकी जो सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनमें अटैक्स होंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर ईरान कमजोरी दिखाएगा तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। अगर ईरान ताकत दिखाएगा तो फिर क्या होगा? फिर सामना अमेरिका से होगा। ठीक है ना, दो ही सिनेरियो। कमजोरी दिखाएगा तो और कॉन्फिडेंस से आएंगे, ताकत दिखाएगा तो सामना अमेरिका से होगा, विदाउट एनी डाउट। तो अमेरिका बहुत तबाही ला सकता है, ईरान में बहुत तबाही ला सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है, ये जंग बहरहाल लड़नी है। तो अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास ऑप्शन ये है कि वो सरेंडर कर दे। ठीक है, सरेंडर कर दे, और अपना ये रिजीम भी जाए, शायद ईरान को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, और नई वहां पर ये कठपुतली रिजीम वहां पर ले आए, मिसाइल प्रोग्राम को रिवर्स कर दिया जाए, यानी बिल्कुल हाथ और पांव काट दिए जाए, पैरालाइज कर दिया जाए ईरान को। ये सरेंडर होगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये नहीं करना तो जवाब देना है। और अब एक ऐसी जंग लड़नी है, लंबी जंग लड़नी है कि इसराइल को खत्म करना है, बगैर ना ईरान के लिए कोई सर्वाइवल नहीं है, और अमेरिका के साथ भी टकराना है। इसके सवाल या फिर सरेंडर कर दें, या फिर ये है, इसके अलावा जो है वो तीसरी चीज कोई नहीं है। यानी इस दूसरे हमले ने और ज्यादा वाज़ेह कर दिया है, और जो ट्रंप से अनाउंसमेंट आई है वो उसने एक और वाज़ेह कर दिया। यानी एक फैसला कुन जंग जो या ईरान के खात्मे पर खत्म होगी या इसराइल के खात्मे पर खत्म होगी। लग रहा है कि ऐसा ही सिनेरियो इस वक्त बन चुका है। तो डिफिकल्ट टाइम है ईरान के लिए। और जमाल जो अब्दुल नासर थे, जबरदस्त लीडर थे और मिस्र के, और जमाल अब्दुल नासर मीटिंग कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इजराइल की पहली स्ट्राइक के बाद फौरी हम अटैक करेंगे। तो उनके कमांडर ने जवाब दिया कि इज्जत माब, अगर हम पहली स्ट्राइक का इंतजार करेंगे तो इजराइल हमें पैरालाइज कर देगा, और हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम इजराइल को जवाब दे सकें। उसके बाद जमाल अब्दुल नासर की जानिब से पहल की गई थी। तो ताकत ही है जो, देखें आप लड़ किसके साथ रहे हैं, वहां देखें ना, रशिया है ना, एक जंग हो रही है, वो फिर भी हॉस्पिटल्स को, अच्छा कोई जाब्ते हैं, अच्छा उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को निशाना नहीं बनाया, मतलब एक जाब्ते हैं, उसूल है, कुछ ना कुछ है। आप यहां पर किससे लड़ रहे हैं? तो क्या उनको डिप्लोमेसी रोक सकती है? क्या उनसे रहम की भीख उनको रोक सकती है? क्या उनको कोई आलमी इंस्टीट्यूशन, कोई इंटरनेशनल लॉ रोक सकता है? क्या कोई मॉरल क्वेश्चन उनको रोक सकता है? क्या उनको रोक सकता है? सिवाय ताकत के किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और क्या होगा अगर ताकत नहीं है ईरान के पास? तो फिर क्या होगा कि सब देखते रहेंगे और ईरान को मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ईरान भी अपनी ताकत दिखाएगा। और आप हिजबुल्लाह देखिए, हिजबुल्लाह की इन्होंने असैसिनेशंस की, इतनी बमबारी की, और हिजबुल्लाह ने फिर उसके बाद जो इनके साथ किया, ठीक है। और अभी वो लेबनीज गवर्नमेंट जब वो हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव डाल रही है कि अटैक मत करना, तो असल में तो हिजबुल्लाह को उलझा दिया गया अंदरूनी मामले में, और हिजबुल्लाह नहीं चाहती कि अंदर कोई सिविल वॉर छिड़े। तो हिजबुल्लाह अगर लड़ सकती है तो फिर ईरान और चीन जो है ना, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ईरान के साथ खड़ा हो। उसने खड़ा होना ही होना है, क्योंकि
ओवरऑल ये जंग चीन के खिलाफ। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, जो डिफरेंट सिटीज है वो अटैक किए गए, जिसमें कसर शरीन है, तबरेज है, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको दोबारा से निशाना बनाया गया है। तबरेज एयरपोर्ट को मुकम्मल डिस्ट्रॉय होने की ये रिपोर्ट सामने आ रही है, नई लहर जो है वो की गई है। मर्टार रिपोर्ट हो रहे हैं तबरेज के अंदर जो हमला हुआ है। और न्यू इजरायली एग्रेशन ऑन द सिटी ऑफ शिराज साउथ वेस्ट ऑफ ईरान, यानी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर ये अटैक्स हो रहे हैं। और असेसमेंट इन इजराइल इज दैट कि ईरान के खिलाफ ये जो हमले हैं विल कंटिन्यू फॉर वीक्स विद वेरिंग डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, यानी ईरान को फिलहाल हम रिस्पांस को साइड पे रख देते हैं। अगर ईरान रिस्पांस नहीं भी देता तो भी इजराइल के जो हमले हैं वो कई हफ्ते जारी रहेंगे। और अगर ईरान बड़ी ताकत के साथ हमला करेगा तो फिर अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग छिड़ जाएगी। ये सिनेरियो इस वक्त है, यानी एक नई रियलिटी ये खुली है कि इजराइल का हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, वो कई हफ्तों तक हमला जारी रहेगा। अगर ईरान ने आगे से जवाब ना दिया फिर भी कई हफ्ते, अगर जवाब दिया और बड़ा जवाब दिया तो फिर अमेरिका के साथ जंग है। इजरायली एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड तबरेज एयरपोर्ट, इजरायली आर्मी बता रही है। और जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर बता रहे हैं कि एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। और वहां पर अब ये खौफ है कि अगर रेडिएशन लीक होती हैं, पहले हमले में तो नहीं हुई, अब वो ये दोबारा से उनको अटैक कर रहे हैं, तो अगर रेडिएशन लीक होती है तो फिर मामला क्या होगा। न्यू वेव ऑफ इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान और मोस्ट ऑफ एयरफोर्स कमांडर्स वर टारगेटेड व्हाइल इन अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स। 20 टॉप कमांडर्स की शहादत की रिपोर्ट आ रही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही मुश्किल वक्त है ईरान की कौम के लिए। और एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर वही हिजबुल्लाह वाला सिनेरियो है। और यहां पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर वो मौजूद थे, कमांडर्स की मीटिंग हो रही थी, वहां पर अटैक हुआ है। और पिछला जो हमला हुआ 20 कमांडर टॉप, और इसमें एयरफोर्स के कमांडर हैं वो शहीद हो गए हैं। एरोस्पेस जो फोर्स है और ये डील करती है मिसाइल प्रोग्राम्स को, इसको शहीद कर, इनके जो कमांडर है उनको शहीद कर दिया गया है। 20 सीनियर इरानियन मिलिट्री कमांडर्स वर किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान। और लीडरशिप ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड एयर फोर्स वाज इन मीटिंग इन अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर इन प्रिपरेशन फॉर एन अटैक ऑन इजराइल। इजरायली आर्मी बता रही है डॉटर ऑफ द ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक्स। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ की जो बेटी है वो भी शहीद हो गई है इस हमले के अंदर। और इजरायली आर्मी वी मस्ट प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म कैंपेन। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर होल्ड अ फोन कॉल विद हिज अमेरिकन काउंटरपार्ट, सेक्रेटरी डिफेंस के साथ रब्ता। और मोस्ट ऑफ ईरान टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर नो लॉन्गर अलाइव। टॉप ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। पीपी एस्कोबार एक जबरदस्त इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, और इसी एंगल से इसको देखने की जरूरत है कि इजराइल जो है वो वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए खतरा है और रीजन को एक बड़े क्राइसिस की तरफ धकेल चुका है। और इससे एक खतरा है कि हम आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं, जिसको तुलसी गैबर्ट कह चुकी हैं कि हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। पीपी एस्कोबार ने क्या जबरदस्त बात लिखी है, वो कहते हैं कि लीथल थ्रेट टू द होल प्लेनेट। लीथल थ्रेट टू द होल प्लेनेट वो क्या है? इजराइल जो है ना, वो कहते हैं कि इस तरह की एंटिटी मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखी। वो एंटिटी जिसके लिए कोई पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन मैटर नहीं करता, और इसमें यानी एक ऐसी एंटिटी है जिसमें टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है। भाई एक हुकूमत होती है, एक अमेरिका है, उसका एक एम्पायर है, लेकिन यहां पर क्या है? मेसियानिक एथनिक सुप्रीमिज्म, एक वो मसीहा वाली आइडियोलॉजी, एक एथनिक सुप्रीमेसी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टॉक्सिक जो रियलिटीज हैं। ये इजरायली एंटिटी इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सुप्रीम डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी एक ऐसी एंटिटी है जिसमें इंसानी जाने कोई अहमियत नहीं रखती। एवरीवन एल्स नॉट चूजन, बाकी जो भी हैं वो चूजन नहीं है। सुप्रीम डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ कोई माने नहीं रखता। अनलिमिटेड एक्सेस टू लिथल पावर, और फिर साथ उसको लिथल पावर जो है वो दे दी गई है और अनलिमिटेड एक्सेस दे दी गई है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जब से इजराइल आया यहां पर कोई अमन अमान नहीं है। जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया है बहुत ही डेंजरस है, और हम देख सकते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, यानी आगे क्या होगा उसको देखने के लिए ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है, और बहुत ही आप देखें ना, यानी आप जिन्होंने इराक वॉर को देखा है या स्टडी किया है या अफगानिस्तान, बिल्कुल वही सिनेरियो हमें यहां पर नजर आ रहा है। ट्रंप ने फुल जो वॉर प्लान है उसको रिवील किया है, और उसने बताया कि इसमें स्टेजेस होने जा रही हैं, और उसने बताया कि ये जो इजरायली हमले हो रहे हैं, आगे जो हमले होने जा रहे हैं वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं और ज्यादा अग्रेसिव होने जा रहे हैं, और ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब उसकी वर्डिंग आप सुने, वो कहता है कि आई गेव चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील, मैंने ईरान को बहुत मौके दिए। और इसमें आप देखें, यही मैं आपको बात बता रहा हूं कि उनका नैरेटिव देखें, वो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि ये कसूर ईरान का है। हमने तो देखा उनको कितने मौके दिए हैं, और हम तो अभी भी पीस की बात कर रहे हैं। आप जरा इसका अंदाजा लगाएं। और मैंने उनको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड के अंदर बताया कि जस्ट डू इट, बस ये मुआहदा करो,
बट उन्होंने नहीं किया। आई टोल्ड देम इट वुड बी मच वर्स देन एनीथिंग दे न्यू, और मैंने उनको बताया कि ये कितना वर्स होगा तुम्हारे लिए, और हमने उनको बताते रहे यूनाइटेड स्टेट मेक्स द बेस्ट एंड मोस्ट लीथल। ये वो शख्स है जो दुनिया में अमन का नारा लगा कर आया, और इसकी वर्डिंग चेक करें। और इस वक्त ईरान में कैजुअलिटीज हो रही हैं, गजा में जेनोसाइड हो रही है, और शाम, लेबनान, यमन ने बमबारी देखी है, देख रहे हैं, और इसकी वर्डिंग चेक करें। क्या बात क्या कर रहा है? कहता है कि हमारी जो मिलिट्री फोर्स है वो सबसे लीथल है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये ईरान को बताया जा रहा है। देखें, किसी मुल्क के ऊपर ऐसा मौका वक्त ना आए जो इस वक्त ईरान के ऊपर आया, जो इराक के ऊपर आया, जो अफगानिस्तान के ऊपर आया। आप सोच भी नहीं सकते ये कितना पेनफुल होता है। हम बाहर से बैठे लोग कहते रहते हैं इनकी इंटेलिजेंस क्या है, इनका ये डिफेंस क्या है, हम ये बातें करते रहते हैं। और जरा सोचिए ईरान के लोग किस बारबैरिक फोर्स का किसके साथ जो है उनकी जंग होने जा रही है और उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। क्या अफगानिस्तान हमको याद नहीं है? क्या इराक और ये शाम और लीबिया हमें याद नहीं है? कितनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन तबाह हो गई, ठीक है। और ये सब अमन पसंद लोग थे। तो क्या धमकी लगाई जा रही है कि हमारे पास लीथल इक्विपमेंट है? और इससे भी अगली बात सुनिए, और ये जो हमारा लीथल इक्विपमेंट है, मिलिट्री पावर है, इसमें से बहुत सारा हमने इजराइल को दे रखा है, और इसमें से बहुत ज्यादा खरीद देने जा रहे हैं। एंड दे नो हाउ टू यूज इट, और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे पास दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव मिलिट्री है, इक्विपमेंट है, उसमें से बहुत सारा हमने इजराइल को दे रखा है, बहुत सारा मजीद देने जा रहे हैं, और इजराइल को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये वो शख्स बात कर रहा है जो दुनिया में अमन का नारा लगा कर आया। ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर लूजिंग एवरीथिंग। अब ये अगली बात सुन लीजिए, आगे क्या होने जा रहा है। बिफोर लूजिंग एवरीथिंग, इसका क्या मतलब है? सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन, ईरानियन प्रेसिडेंट को निशाना बनाया जा सकता है, ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ईरान की एक एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये वो बात की जा रही है, ठीक है। ईरान डील करे वरना डिस्ट्रॉय। अब देखे ना, इल्जाम ईरान के ऊपर है कि ये ईरान की वजह से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो डील नहीं कर रहा। और डील क्या है? जो चीज उन्होंने मिलिट्री के जरिए अचीव करनी है वो सरेंडर करवाना चाहते हैं। यानी अमेरिकन अंदर जाएंगे, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो इनके मिसाइल प्रोग्राम को रिवर्स करेंगे, वो इस रजीम को हटा देंगे, और वो ईरान को कई टुकड़ों में भी तकसीम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट साइन करने, ये इस डील की बात की जा रही है, ये होगा। तो अब ईरान के पास डील करने के लिए क्या है भाई? डील तो न्यूक्लियर पर हो रही थी ना, तो न्यूक्लियर तो डिस्ट्रॉय कर दिया इजराइल ने, हमला कर दिया, तो अब किस चीज की डील होनी है? तो ये मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर हम चले गए, इस हमले के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए। और वी गेव ईरान चांस आफ्टर चांस, हमने तो बड़े मौके दिए ईरान को। ईरान मस्ट रीच अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट एंड सेव दैट, ये बात सुनिए, वाज वंस नाउन एज द ईरानियन एम्पायर। देखिए, ईरान जो है ना वो अपनी टेरिटरी के लिहाज से कभी डिवाइड नहीं हुआ, इसके ऊपर कॉलोनी नहीं बनाई जा सकी। यानी ये जो इस वक्त ईरान है, जो कि पर्शिया है एक्चुअली, तो ये छोटा बड़ा होता रहा है, लेकिन ओवरऑल पर्शिया जो है वो डिवाइड नहीं हो सका। दो पर्शिया कभी भी नहीं बने, कॉलोनाइज नहीं हुआ। तो ट्रंप क्या बात कर रहा है कि अब ये नहीं रहेगा, यानी ये टुकड़े करने की बात की जा रही है कि कई हिस्सों के अंदर ईरान को जो है तकसीम कर दिया जाएगा। तो ये चीज है जो ईरान का सामना कर रही है। जवाब नहीं देगा तो इजराइल के हमले जारी हैं, और वो जारी रहेंगे, मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देंगे। जवाब देगा तो फिर अमेरिका आ जाएगा। ये सूरत हाल है जिसका ईरान को इस वक्त सामना है। और दूसरा ऑप्शन सरेंडर का है, यानी सरेंडर में क्या होगा, जो चीज वो मिलिट्री के जरिए अचीव करना चाहते हैं वो वैसे ही अचीव कर लेंगे। तो ये इस वक्त सिनेरियो ईरान के सामने। सिर्फ ताकत, और एक ऐसी ताकत जो इजराइल ने विटनेस नहीं की, सिर्फ वो ही इजराइल को रोक सकती है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। अब बात यह कि ईरान ने रिस्पांस देना है, किस तरह का रिस्पांस होगा, क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल हाई अलर्ट है, कैंसिलेशन ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इजराइल के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, उनको कैंसिल कर दिया गया है। जो मिनिस्टर्स हैं इजराइल के, उनको कहा गया है कि व्हाट्सएप और ये सारा यूज ना करें, क्योंकि जो इजरायली मिनिस्टर्स हैं उनको असैसिनेट किया जा सकता है। इस तरह की चीज कुछ ईरान ने करनी है अपनी ताकत शो करने के लिए। तो ये मिनिस्टर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। जो नेतन्याहू का प्लेन है, द विंग ऑफ जायन उसका नाम है, उसको बेन गुरियन एयरपोर्ट से निकाल दिया गया है और ग्रीस भेज दिया गया है, और बेन गुरियन एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है। और इस वक्त ईरान के डिफरेंट सिटीज के अंदर मार्चेस हो रहे हैं टू कंडेम इजरायली एग्रेशन। और जो ईरान के सदर हैं उनकी स्पीच हुई है, ईरान के स्पीकर और प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट दो आखिर में देखिए। इजराइल स्टार्टेड द अटैक बट वी विल बी द वंस टू एंड इट। शुरू इजराइल ने किया, खत्म हम करेंगे, ईरान कह रहा है। और सदर ने कौम से खिताब किया है और उन्होंने कहा कि हमारा रिस्पॉन्स जो कि लेजिटिमेट है और क्रशिंग होगा, और in response to this stupid act, or I call on people to trust their leadership. The country will emerge from the crisis with its head
हेल्ड हाई, हम जो है ना सर फखर के साथ बुलंद होगा, इस तरह से हम इस क्राइसिस से निकलेंगे। तो ईरान के ऊपर जंग छेड़ी गई है ताकि इनकी इकोनॉमी मजीद डिस्ट्रॉय हो जाए, इस रिजीम को बदल दिया जाए। और उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए ईरान डिस्ट्रॉय हो गया तो रीजन तो ऑलरेडी इसराइल को मानता है, वो बिल्कुल मुकम्मल 100% सबड्यू कर जाएगा और गजा के ऊपर कब्जा हो जाएगा, इसी तरह वेस्ट बैंक के ऊपर भी हो जाएगा और ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। इसका नतीजा यानी ये चीज, या इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनना है इस जंग के बाद, ठीक है, या फिर ईरान वो एक ऐसी जंग लड़े, एक ऐसी लंबी जंग जो इसराइल को डिस्ट्रॉय कर सके, करना उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। यानी कि गजा पर कब्जा हो जाएगा अगर ईरान जो है वो लूज कर जाता है। तो बाकी देखें पूरा रीजन ही है ना, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो पीछे क्या बचा, रेजिस्टेंस की सपोर्ट तो ईरान ही से जाती थी, तो वो कैसे लड़ेंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त है इस्लामी दुनिया के ऊपर आ पड़ा है। आप अंदाज लगा करें, तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।